ये एक छोटा सा गिफ्ट था उसके पुराने बॉस की तरफ से, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं था, बस मस्का लगाने की कोशिश थी। नीचे लिखा था, PS, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेलीगॉड की वापसी धमाकेदार होगी। हियोन वू ने कंफ्यूज होकर डब्बा खोला। अंदर से चमचमाता हुआ आर्मर सेट निकला। उसने बिना टाइम वेस्ट किए वो आउटफिट पहन लिया। हायोन वू ने खुद को शीशे में देखा और बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ बोला, ये हुई न बात। ये वही ब्लैक पैंथर आर्मर सेट है जो मैं मेलीगॉड के रूप में पहनता था। बॉस ने ये खास अरीना स्ट्रीम के लिए भेजा था ताकि माहौल पूरा सेट रहे। अब बारी थी असली गेम की। अरीना रैंकिंग्स में घुसने के लिए कम से कम 20 विन्स की जरूरत होती है। हायोन वू ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस कर दिया, तो बस मुझे 80 और मैच जीतने हैं। उसका इरादा साफ था, अरीना में टॉप 1 रैंक हासिल करना। मेलीगॉड का बैटल ग्राउंड। पूरे सर्वर को पता चलना चाहिए कि लेजेंड वापस आ गया है, कोई भीगी बिल्ली नहीं है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक टाइम था जब सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। जैसे ही वर्चुअल रियलिटी गेम्स का दौर आया, पुराने पीसी पर डेटा स्ट्रीम करने में पसीने छूटने लगे। वो टाइम लग वाली प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हुई। सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के शेयर मार्केट में ऐसे गिरे जैसे नशेड़ी नाली में गिरता है। लेकिन तभी एक कंपनी ने एंट्री मारी और सबको खरीद लिया। वो था क्विंसी, जिसने अरीना गेम बनाया था। उसके लीडर ने एक सिंपल सवाल पूछा, क्या लोग सिर्फ स्क्रीन पर गेम देखना चाहते हैं? क्या तुम खुद कैप्सूल के अंदर बैठकर गेम का मजा नहीं लेना चाहते? क्विंसी की इस बात ने स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में आग लगा दी। सिस्टम बदल गया। अब लोग कैप्सूल के अंदर घुसकर लाइव स्ट्रीम का मजा लेने लगे। ऊपर से क्विंसी ने वो कमीशन फीस भी हटा दी जो वो स्ट्रीमर के डोनेशन से काटते थे। अब डोनेशंस कैश में नहीं बल्कि सीधे अरीना गोल्ड में मिलते थे। जिन 2 सालों में हायोन वू मिलिट्री में घास छील रहा था, उस दौरान अरीना ने इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। वापस आते हैं प्रेजेंट में। हायोन वू ने अपना सिस्टम स्क्रीन देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, अरे भाई साहब, स्ट्रीम अभी शुरू भी नहीं हुई है और वेटिंग रूम में हजारों लोग पहले ही डेरा जमाए बैठे हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पहली स्ट्रीम के लिए इतनी पब्लिक जमा हो गई है। उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, बेटा इज्जत का सवाल है। उसने अपना मास्क संभाला, एक गहरी सांस ली और पूरे टशन के साथ आगे बढ़ा। चलो शुरू करते हैं तबाही। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई। लोग पगला गए थे। एली लीडर का इंतजार था। नमस्ते एली लीडर। हेलो भाई। हुक लाओ के साथ वो फाइट क्या जबरदस्त थी गुरु। हायोन वू भी जोश में आ गया और चिल्लाया, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका नया स्ट्रीमर, नाम है एली लीडर। लेकिन अंदर ही अंदर वो नर्वस था। तभी अचानक उसके सामने पीले रंग के नोटिफिकेशन विंडोज पॉपअप होने लगे। उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। जैक, यू, डैम और रिकी जैसे लोगों ने गोल्ड की बारिश कर दी थी। हियोन वू ने डाउट में सोचा, क्या ये वही डोनेशंस हैं जिनके बारे में यंगचान मुझे ज्ञान दे रहा था? उसे अपने दोस्त की बात याद आ गई। शुरुआत में तुझे अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही गोल्ड बरसना शुरू होगा और तेरा फैन क्लब बनेगा, असली मजा तब आएगा। हियोन वू ने मन ही मन सोचा, यंगचान, तेरी भविष्यवाणी तो सच हो गई भाई। खेल तो अब शुरू हुआ है। व्यूअर्स भी हैरान थे कि भाई आते ही इतना गोल्ड छाप रहा है। एली लीडर तो हक्का बक्का रह गया है। उसने थोड़ी कांपती आवाज में अनाउंस किया, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपनी पहली स्ट्रीम में अरीना में लगातार 100 मैच जीतने की कोशिश करूंगा। ये सुनते ही कमेंट सेक्शन में कुछ नमूने शुरू हो गए। किस बेस पर बोल रहा है बे? इसको लगता है 100 मैच जीतना हलवा है? बेटा मुंह के बल गिरोगे। हायोन वू ने बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरा करंट लेवल और क्लास है। मैं एक लेवल 50 कैरेक्टर के साथ खेलूंगा। ये देखकर तो लोग और भी बौखला गए। अरे वाह, ये तो सच में लेवल 50 का नूबड़ा है। पिछली वीडियो में तो इसका लेवल ज्यादा था। इतने कम लेवल पर 100 मैच जीतना नामुमकिन है भाई। लेकिन हायोन वू ने पूरी हेकड़ी के साथ अनाउंस किया, अब मैं अरीना में एंट्री करूंगा। अरीना का बस एक ही नियम है, बड़े से रोमन स्टाइल कॉलेजियम में 1-on-1 फाइट। जो जीतेगा उसकी रैंक ऊपर, जो हारेगा वो नीचे। इसे कहते हैं रैंक्ड मैचेस। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे रोक दिया। पहले 20 मैच प्लेसमेंट टेस्ट माने जाते हैं। हियोन वू ने सुना था कि एक स्ट्रीमर प्लेसमेंट मैच जीतकर रातों रात स्टार बन गया था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं अगर प्लेसमेंट मैच में रायता फैलाया तो समझो नया कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, हायोन वू ने सामने वाले के अटैक को ऐसे पैरी किया जैसे मच्छर उड़ा रहा हो। उसका ओपोनेंट सन रह गया। वो थर थर कांपने लगा। ये क्या बला है भाई? ये कौन सी पावर है? हायोन वू ने उसे देखा और एक शातिर मुस्कान दी। आमतौर पर अरीना में नए प्लेयर्स को लेवल 30 से 40 वाले चिमकांडी मिलते हैं। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। उधर दूसरी तरफ एक कंपनी के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था।
एक कोच ने धड़ाम से दरवाजा खोला और चिल्लाई, मैनेजर। यूजंग ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, क्या तुमने सुना? एली लीडर असल में कैंग हियोन वू है। मैनेजर ने डाउट में पूछा, कौन कैंग हियोन वू? यूजंग को झटका लगा। अरे वही कैंग हियोन वू, मतलब अपना मेलीगॉड जिसने पहले हमारा ऑफर ठुकरा दिया था। कोच ने कंफर्म किया, हाँ वही है, अब वो अरीना कंटेंट स्ट्रीम कर रहा है। मैनेजर ने लालच में पूछा, क्या हम इस बार उसे रिक्रूट कर सकते हैं? कोच हिचकिचाई, मुश्किल है सर। अगर वो किसी और टीम में चला गया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ हाबीआई है और वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने मना किया था, न यहाँ ऐसी बातें मत करो। हाबीआई के पापा बहुत पहुंच वाले हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी वॉट लगा देंगे। कोच ने फिर भी कहा, लेकिन अगर एली लीडर प्रो गेमर बन गया तो हाबीआई का पत्ता साफ हो जाएगा। यूजैंग ने बेबसी में पूछा, उसके अरीना मैच कैसे चल रहे हैं? कोच ने बताया, वो पहले ही लगातार 40 मैच जीत चुका है। पास खड़ा हाँ बीआई ये सब सुन रहा था और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। क्या ये एली लीडर नाम का बंदा सच में मुझसे बेहतर है? मुझसे? वापिस आते हैं अरीना में। हायोन वू खुशी से उछल पड़ा, चलो भाई, 50 लगातार जीत। उसने थकी हुई सांस ली। दोस्तों, मैं अब टॉप 100 मिलियन में घुस गया हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बंदा बोर होकर बोला, ये तो सिर्फ नूबड़ों को पीट रहा है, बहुत बोरिंग है यार, मैं जा रहा हूँ। ये पढ़कर हायोन वू को झटका लगा। उसने घबराकर सोचा, बात तो सही है, मैंने 50 मैच इतनी आसानी से जीत लिए कि ये फाइट कम और बच्चों की धुलाई ज्यादा लग रही थी। शायद इसीलिए पब्लिक बोर हो रही है। हायोन वू ने सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इसमें थोड़ा मसाला डाल सकूं ताकि व्यूअर्स भागे नहीं? तभी उसे याद आया, अरे हाँ, मैंने देखा है लोग चैलेंज लेते हैं, मुझे भी वो ट्राई करना चाहिए। किसी को पता है ये कैसे काम करता है? जैसे ही उसने ये कहा, एक व्यूअर ने तुरंत डोनेशन दे मारा। हायोन वू ने कंफ्यूज होकर मैसेज पढ़ा, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। 51 स्टोन मैच तुम्हें बिना हथियार के यानी अपने नंगे हाथों से लड़ना होगा। हियोन वू हैरान रह गया, क्या नंगे हाथ? लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने जोश में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बायां हाथ लोगों को सुला देता है और दायां हाथ हॉस्पिटल पहुंचा देता है? हालांकि कमेंट सेक्शन में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लो भाई, 50 जीत का सिलसिला यहीं खत्म समझो। ये ओवर कॉन्फिडेंस इसे ले डूबेगा। लेकिन हायोन वू को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैचमेकिंग शुरू हुई और तुरंत उसे एक ओपोनेंट मिल गया। रैंक्ड मैच शुरू हुआ। हायोन वू ने सामने वाले को स्कैन किया, एक स्पीयर यूजर जो लगभग लेवल 70 का लग रहा था। हायोन वू ने कैमरे की तरफ देखकर ज्ञान देना शुरू किया, देवियों और सज्जनों, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसे कॉम्बैट ट्यूटोरियल कहते हैं। ध्यान से देखना, नंगे हाथ लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला प्लेयर ये सब देखकर चिढ़ गया। उसे लगा हायोन वू उसकी बेइज्जती कर रहा है। नंगे हाथ? क्या तू जानबूझकर हारना चाहता है बे? उसने गुस्से में अपना भाला घुमाया और जोरदार अटैक किया। हमला तगड़ा था, लेकिन हायोन वू ने उसे ऐसे डॉज किया जैसे वो पार्क में टहल रहा हो। ओपोनेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हुआ? हायोन वू ने बड़े टशन में कहा, देखो, सबसे पहले आपको अटैक को बड़े प्यार से डॉज करना है और उसके तुरंत बाद ओपोनेंट के वीक स्पॉट पर एक जोरदार मुक्का जड़ना है। उसने मौका देखते ही ओपोनेंट की गर्दन पर वार किया। जैसे ही वो स्टन हुआ, हायोन वू ने मुक्कों की बारिश कर दी और ये लगा फिनिशिंग शॉट। एक ही पंच में उसने 1 पंच किल डिक्लेयर कर दिया। ओपोनेंट किसी टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हियोन वू ने अपनी मुट्ठी को चूमा और व्यूअर्स से पूछा, तो कैसा लगा मेरा मजाक? आसान था ना? कमेंट सेक्शन में आग लग गई। गुरुजी, आपकी क्लास फॉलो करना हमारे बस की बात नहीं है। भाई, ये तो डरावना है। नंगे हाथ भी इतना पावर? मुझे पता था अपना भाई जीतेगा। तभी एक और बंदे ने कमेंट किया, मुझे भी एक चैलेंज देना है। हायोन वू ने खुश होकर कहा, आने दो भाई, मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूं। उसकी पहली स्ट्रीम सुपरहिट जा रही थी। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो खुली। हियोन वू खुशी से उछल पड़ा। दोस्तों, खुशखबरी है, 90 लगातार जीत के बाद मुझे एक क्वेस्ट मिला है। अगर मैंने 100 लगातार मैच जीत लिए तो मुझे एक नया टाइटल मिलेगा। कमेंट्स आने लगे, तो क्या हुआ? 100 मैच जीतना बच्चों का खेल नहीं है। हमसे तो 3 मैच नहीं जीते जाते, ये 100 की बात कर रहा है। तभी एक व्यूअर ने 10,000 गोल्ड का डोनेशन दिया और शर्त रखी, अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा कर लिया तो ये 10,000 गोल्ड तुम्हारे। हायोन वू के दिमाग में कैलकुलेटर चलने लगा। 10,000 गोल्ड मतलब 10 मिलियन वॉन। पैसा ही पैसा होगा। उसकी आंखों में नोट चमकने लगे। तुरंत ही उसे अगला ओपोनेंट मिल गया। रैंक्ड मैच शुरू होते ही हायोन वू किसी भूखे शेर की तरह तलवार लेकर दौड़ पड़ा। सामने वाला प्लेयर तो उसे देखते ही डर के मारे जम गया। हायोन वू मन ही मन चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जा भाई, मुझे मेरे 10 मिलियन वॉन चाहिए। और बस एक ही झटके में प्लेयर कैंग हियोन वू की जीत हो गई।
इसके बाद तो जैसे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 99वां मैच भी उसने ऐसे जीता जैसे मच्छर मार रहा हो। हायोन वू ने पसीना पोंछा और बुरी हंसी हंसते हुए बोला, मेरे 10 मिलियन वॉन अब बस एक कदम दूर है। दोस्तों, सिर्फ एक जीत और फिर मालामाल। व्यूअर्स हैरान थे। इस लालची इंसान को देखो, पैसे की ताकत क्या कुछ नहीं करवाती। हायोन वू ने सामने उंगली दिखाकर ललकारा, चलो अब फाइनल बैटल शुरू करते हैं। बाहर आओ मेरी 100वीं जीत के बली के बकरे। जैसे ही ओपोनेंट सामने आया, हायोन वू की हवा टाइट हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 1 मिनट, ये तो सेको ब्रो है ना? फोरम पर हड़कंप मच गया। अरे भाई, ये तो सेको ब्रो है, लेवल 110 से भी ऊपर का प्लेयर। शायद लेवल 119 है और टॉप 1 मिलियन में रैंक करता है। हायोन वू के पसीने छूटने लगे। अभी तक मैंने सिर्फ लेवल 80-90 वालों को पीटा था, लेकिन ये बंदा लेवल 100 के ऊपर होने का मतलब है इसने अपना सेकेंड जॉब एडवांसमेंट पूरा कर लिया है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हायोन वू ने सोचा, अब रिस्क नहीं ले सकते, मुझे अपना तुरुप का इक्का निकालना ही पड़ेगा। उसने तुरंत चिल्लाकर समन किया, बाहर आ जाओ टंगाई। एक जादुई रोशनी हुई और छोटा सा प्यारा सा भालू जैसा टंगाई प्रकट हुआ। लेकिन आते ही उसने नखरे शुरू कर दिए। बदबूदार मालिक, अब क्या चाहिए तुझे? व्यूअर्स तो टांगाई को देखते ही पिघल गए। हाय मेरा दिल, कितना क्यूट है यार, मुझे भी ऐसा एक पेट चाहिए। मैं अंडा कहां से खरीदूं? हायोन वू ये देखकर जल भुन गया। ये क्या नाटक है? मेरी स्ट्रीम पर इस भालू की ज्यादा डिमांड क्यों है? स्टार मैं हूं या ये? लेकिन डोनेशंस की बाढ़ देखकर उसने अपना ईगो साइड में रखा और टांगाई के कान में फुसफुसाया, ओए बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, थोड़ी इज्जत से बात कर। टांगाई ने घबराकर इधर उधर देखा और जोर से पूछा, कहां? कौन देख रहा है? फिर उसे समझ आया कि ये सब डिजिटल है। वो गुस्से में बोला, तुम दुष्ट बदबूदार मालिक, तुमने फिर मुझे बेवकूफ बनाया। पब्लिक पागल हो रही थी। ये गुस्से में और भी क्यूट लगता है। टांगाई को तो टिकटॉकर होना चाहिए। असली चोर तो ये कुत्ता मतलब भालू है, इसने हमारा दिल चुरा लिया। रैंक्ड मैच शुरू हुआ। सामने वाला ओपोनेंट चिढ़ गया, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हारे बड़बड़ाने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। हियोन वू ने टांगाई को ऑर्डर दिया, जल्दी से मुझे बफ दे। टांगाई ने मुंह फुला लिया, मैं नहीं देता, पहले मुझसे माफी मांगो तब सोचूंगा। व्यूअर्स कमेंट करने लगे, इतना क्यूट पेट बफ भी दे सकता है? पक्का ये यूनिक ग्रेड का होगा। हायोन वू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें बाद में लकड़ी के घोड़े पर झुलाऊंगा। खुश? टांगाई ने सेटिस्फाइड होकर कहा, लगता है कोई और रास्ता नहीं है। मैंने कहा था न बदबूदार मालिक, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुरंत टांगाई ने जादू किया और हायोन वू के शरीर पर बफ्स की चमक आ गई। हायोन वू ने कॉन्फिडेंस के साथ सोचा, इन बफ्स के साथ तो मैं 5 मिनट तक किसी से भी भिड़ सकता हूं। ओपोनेंट तेजी से आगे बढ़ा और हमला किया। हियोन वू ने किसी तरह उसे ब्लॉक किया, लेकिन धक्के से वो पीछे जा गिरा। उसने दांत पीसते हुए सोचा, अगर टांगाई के बफ्स नहीं होते तो अभी मेरा काम तमाम हो गया होता। ये लेवल 110 का प्लेयर मजाक नहीं था। उसके हर वार में गजब की ताकत थी। ये अरीना रैंकिंग्स में टॉप 1 मिलियन में ऐसे ही नहीं पहुंचा है। लेकिन मेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। हायोन वू ने हार नहीं मानी। उसने मौके का फायदा उठाया और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर एक जोरदार वार किया। ओपोनेंट हैरान रह गया, इसकी स्पीड अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? हायोन वू ने हवा में छलांग लगाई और फाइनल ब्लो देने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका वार पूरी तरह गहरा नहीं लगा। ओपोनेंट बच गया और हैरानी से बोला, मैं सोच रहा था कि इतना लो लेवल का प्लेयर मेरा ओपोनेंट कैसे बन गया, लेकिन तुम सच में अच्छे हो। वो सोच रहा है कि क्या ये बंदा कोई बूस्टर है जो दूसरों की आईडी रैंक पुश करता है, लेकिन हायोन वू सीधा मुंह पे मना कर देता है और फुल टशन में बोलता है, नहीं बे ढक्कन, मैं हूं एली लीडर। इस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है और अगर मैंने तुझे हरा दिया तो आज की छुट्टी। इतना बोलकर हायोन वू, जिसे गेम में अब भी लोग कम आंक रहे हैं, फुल जोश में उस लेवल 110 वाले प्लेयर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, भाई जल्दी से हार जा ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। हियोन वू अपने बफ्स का हिसाब लगा रहा होता है। वो मन ही मन कैलकुलेशन करता है, मेरी जायंट स्ट्रेंथ वाली स्किल का असर सिर्फ 2 मिनट बचा है और टांगाई के दिए हुए बफ्स मुश्किल से 3 मिनट और चलेंगे। भाई की हालत टाइट है, क्योंकि अगर ये बफ्स खत्म हो गए तो लेवल 50 के हायोन वू के लिए लेवल 110 के प्लेयर को हराना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। हायोन वू को अपनी गरीबी का एहसास होता है, स्किल्स की गरीबी। वो सोचता है, यार मेरे पास ढंग की स्किल्स ही नहीं है, बस एक स्टन है और एक हेवी स्ट्राइक।
काश एक टेलीपोर्ट स्किल होती तो इस नमूने को नचा नचा के मारता। उधर सामने वाला प्लेयर जो अब तक हायोन वू को हल्का समझ रहा था वो एकदम बौखला जाता है। एक लेवल 50 का नूब उसे कोने में धकेल रहा है, ये बात उसकी ईगो पे लग जाती है। वो गुस्से में दहाड़ता है, साले तेरी इतनी हिम्मत, तू बहुत उड़ रहा है ना, और बिना कुछ सोचे समझे वो पागलों की तरह हायोन वू पर हमला कर देता है। हायोन वू देखता है कि सामने से एक जानलेवा सॉर्ड ऑरा उसकी तरफ आ रहा है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? उसके तो तोते उड़ जाते हैं। डॉज करने का टाइम निकल चुका है, और अगर सीधा ब्लॉक किया तो लेवल डिफरेंस की वजह से हड्डियों का सुरमा बन जाएगा, मतलब आगे कुआं पीछे खाई। तभी उसके शातिर दिमाग की बत्ती जलती है। सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसे ही वो तलवार उसके सर पे गिरने वाली होती है, हायोन वू अपनी तलवार अड़ा देता है। लेकिन वो उसे रोकता नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से तलवार को फिसलने देता है और उसकी दिशा बदल देता है। इसे कहते हैं पैरी करना। सामने वाले की आंखों फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि मेरे हेवी स्लैश को इस बच्चे ने पैरी कैसे कर दिया। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसका डिफेंस पूरी तरह खुल चुका था। मौका देखते ही हायोन वू ने अपनी तलवार घुमाई और खचाक, एक ही झटके में खेल खत्म। जैसे ही हायोन वू जमीन पर लैंड करता है, सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है विक्ट्री। लेकिन जीत की खुशी से ज्यादा भाई को थकान हो रही है। वो हांफते हुए सोचता है, भाई साहब क्या इंटेंस मैच था, इसने तो पसीना निकाल दिया। उधर लाइव स्ट्रीम पर ऑडियंस पागल हो चुकी है। चैट बॉक्स में बवाल मच जाता है। सब चिल्ला रहे हैं, एली लीडर तू इंसान है या एलियन? लेवल 50 होकर लेवल 110 को धो डाला। पर कुछ लोग अभी भी जलने वाले हैं। वो कमेंट करते हैं, अरे चोर तो आखिर चोर ही होते हैं, तुक्का लग गया होगा। हियोन वू इन सब पर ध्यान नहीं देता। वो मन ही मन सोचता है, बस बहुत हो गया। 10 घंटे लगातार स्ट्रीम करके मेरी कमर टूट गई है। अब बस स्ट्रीम बंद करूं, नहाऊं और घोड़े बेचकर सो जाऊं। लेकिन तभी एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर उसकी नींद सब उड़ जाती है। हियोन वू की आंखें चमकने लगती हैं। किसी ने उसकी जीत पर 10,000 गोल्ड की शर्त लगाई थी और जीतने की खुशी में उसने 9,999 गोल्ड का डोनेशन दे मारा। भाई अभी जो हायोन वू मरा जा रहा था वो एकदम से चार्ज हो जाता है। सारी थकान गायब। वो मन में सोचता है, इसे कहते हैं पैसे की ताकत। पैसा आते ही शरीर में जैसे रेडबुल दौड़ गया हो। बगल में खड़ा टांगाई अपने मालिक को देखकर डर जाता है। वो पीछे हटते हुए सोचता है, ये मेरा बदबूदार मालिक अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल बसा। हायोन वू कैमरे की तरफ देखकर फुल स्माइल के साथ बोलता है, चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूं। अगली बार मिलेंगे शुक्रवार को शाम 6 बजे, आना मत भूलना। और इतना बोलकर वो गेम से गायब हो जाता है। ऑडियंस बेचारी मुंह ताकती रह जाती है। लोग कमेंट कर रहे हैं, अबे यार 10,000 गोल्ड मिले और एक ठुमका भी नहीं लगाया, कम से कम जाने से पहले टांगाई को तो छोड़ जाता। लोग उसे गालियां दे रहे हैं, मतलबी कहीं का, चोर तो आखिर चोर ही रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है असल दुनिया में। रात का समय है। एक छोटे से अपार्टमेंट में हियोन वू सोफे पर लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो बड़बड़ाता है, ओ भाई मैं तो गया। स्ट्रीमिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गेम भी खेलो, चैट भी पढ़ो और ऊपर से बकर बकर भी करते रहो। दिमाग का दही हो जाता है। तभी उसका दोस्त यंगचान वहां आता है और उसकी हालत देखकर पूछता है, क्या बे इतना थक गया? 1-2 हफ्ते रुक जा, आदत हो जाएगी। फिर वो असली मुद्दे पे आता है, वैसे सुना है आज तूने मोटा पैसा छापा है? जैसे ही पैसे की बात आती है, हायोन वू स्प्रिंग की तरह उछलकर बैठ जाता है। बिल्कुल सही, मेरा पैसा। यंगचान तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है और एकमा प्लेटफॉर्म, जो उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, पर लॉगिन करता है। रुक, अभी चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन देखता है उसका चेहरा जम जाता है। ये क्या है? ये नंबर कुछ गलत नहीं लग रहा, कहीं कोई बग तो नहीं है? हायोन वू भी टेंशन में आ जाता है। क्या हुआ? कितना अमाउंट है जो तुझे बग लग रहा है? यंगचान स्क्रीन दिखाता है। हियोन वू की आंखें फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर लिखा था 57,380 गोल्ड। हियोन वू हकलाते हुए पूछता है, अबे मेरे पास इतना गोल्ड कहां से आया? यंगचान मासूमियत से हिसाब लगाता है, देख भाई, एक गोल्ड की कीमत लगभग 1001 है। अगले ही पल दोनों बुत बन जाते हैं। इसका मतलब है हायोन वू ने एक ही दिन में 57 मिलियन 1 करोड़ों में कमा लिए हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उधर दूसरी तरफ हायोन वू की इस पहली लाइव स्ट्रीम ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हर जगह एली लीडर का नाम ट्रेंड कर रहा है। स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स जो अब तक बड़े बड़े गिल्ड्स के पीछे भागते थे, वो सब अब एली लीडर को ढूंढ रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है ब्लैक स्कल गिल्ड पर।
उनके ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है, जो तूफान आने से पहले की शांति जैसा है। मार्को, जो ब्लैक स्कल का लीडर है, वो चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो? उसका सबॉर्डिनेट डरते डरते रिपोर्ट देता है, सर, गिल्ड को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा कम हो गया है। स्पॉन्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है और बोल रहे हैं कि वो डिपॉजिट भी कम कर देंगे। मार्को गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे गिल्ड का स्टॉक तो गिरा नहीं है, फिर ये सब क्यों भाग रहे हैं? सबॉर्डिनेट की आवाज कांप रही है, सर, वो सब एक नए स्ट्रीमर एली लीडर की वजह से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे स्पॉन्सर्स का ध्यान उसी की तरफ चला गया है। मार्को का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दांत पीसते हुए पूछता है, उसका लेवल क्या है बे? सबॉर्डिनेट अंदाजा लगाते हुए बोलता है, सर, सच कहूं तो शायद 50 के आसपास। कल उसने एक मैच जीता था, तो शायद लेवल 53 तक होगा। ये सुनते ही मार्को का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सिर्फ लेवल 50? एक लेवल 50 का चूजा हमारा धंधा चौपट करेगा? वो दहाड़ता है, जाओ और उसे हमारे गिल्ड में भर्ती करो, और अगर वो ना माने तो उसे गेम में इतना मारो कि वो खेलना छोड़ दे। उसे बर्बाद कर दो। बेचारा सबॉर्डिनेट जी सर करके वहां से भागता है। वहीं दूसरी तरफ गेम की दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच खलबली मची हुई है। एक सॉर्सरेस बहुत परेशान है। वो अपने गिल्ड मास्टर कैरी से कहती है, यिज़्मा का एम्परर पहली बार सामने आया है। बिहीमथ गिल्ड और न्यू वर्ल्ड गिल्ड के लोग उससे मिलने भी गए थे। ऐसा लग रहा है कि मेन सिनारियो क्वेस्ट में वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? कैरी, जो काफी शांत दिमाग की है, वो सीधा जवाब देती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाहिर है हमें एली लीडर को ढूंढना होगा। वही एक ऐसा बंदा है जो इस वक्त मेन सिनारियो में सबसे आगे चल रहा है। वापस हायोन वू के पास चलते हैं, जो गेम में अपने रिवॉर्ड्स देखकर खुशी से पागल हो रहा है। ओह तेरी, रिवॉर्ड्स तो कतई जहर हैं। उसे एक नया टाइटल मिला है जो पीवीपी से लेकर सीज वॉरफेयर तक हर जगह काम आएगा। लेकिन सबसे खास चीज है उसके हाथ में चमकती हुई अंगूठी। हायोन वू दांत फाड़ते हुए सोचता है, किसने सोचा था कि इस क्वेस्ट से मिलने वाली रिंग और वो जो मुझे शुरुआत में ट्यूटोरियल में मिली थी, वो दोनों एक ही सेट का हिस्सा होंगी। ये एक यूनिक ग्रेड की रिंग है जो सारे स्टैट्स बढ़ा देती है। वाकई जिनके नसीब में अमीर बनना लिखा होता है, वो मिट्टी भी छुए तो सोना बन जाती है। हियोन वू को ऐसे अकेले अकेले मुस्कुराते देख टंगाई, जो मजे से खाना ठूस रहा था, वो पूछता है, ओ बदबूदार मालिक, तू वहां बैठा बैठा पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे नहीं पता तुझ पे कौन सा भूत सवार है। क्या मुझे खाना खाते देख तुझे इतनी खुशी मिल रही है? हायोन वू, जो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है, वो प्यार से बोलता है, हारे टंगाई, तुझे खाते हुए देखकर ही तो मुझे चैन मिलता है। टंगाई को दाल में कुछ काला लगता है। वो शक भारी नजरों से देखता है, मालिक, आज तू रोज से ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। हियन वू मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग टंगाई को इतना पसंद करेंगे। अब से मैं इसे हर लाइव स्ट्रीम में साथ रखूंगा। ये तो मेरा सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है। फिर उसे याद आता है कि अभी तो असली रिवॉर्ड मिलना बाकी है, एम्परर से मिलना है। वो टंगाई से बोलता है, टंगाई जल्दी खाना खत्म कर, हमें इंपीरियल पैलेस जाना है। खाने का नाम सुनते ही टंगाई की बाछें खिल जाती हैं। क्या अब हम महल का खाना खाने जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद वो दोनों इंपीरियल पैलेस पहुंचते हैं। वहां एम्परर अलेक्जेंडर उनका इंतजार कर रहा था। एम्परर को देखकर ही एक अलग लेवल का प्रेशर महसूस होता है। अलेक्जेंडर एक दिलचस्प आवाज निकालता है और बोलता है, तुम आ गए? अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम वापस भी आ गए। लगता है तुम काफी काबिल हो, जैसा कि लेब्रॉन ने कहा था। हियोन वू और टंगाई दोनों डर के मारे झुक जाते हैं। शुक्रिया योर मैजेस्टी। वो अपने मन ही मन में कैलकुलेशन लगा रहा है कि भाई, भले ही मेरे स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन ये एम्परर तो साला मॉन्स्टर है। इसके सामने तो अभी मैं चींटी बराबर हूं। अगर इसके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होना है तो मुझे कम से कम लेवल 200 नहीं लेवल 300 तो होना ही पड़ेगा। मतलब अभी तो हायोन वू की हैसियत वही है, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। तभी एम्परर ने बिना किसी वार्निंग के एक और भी उसकी तरफ फेंका और रौब जमाते हुए बोला, इसे पकड़ो और दफा हो जाओ यहां से। एम्परर का हुकुम सुनिए जरा। वो कहता है कि इस ओरबी को लेकर जाओ और पता लगाओ कि अरीड डेजर्ट में कौन छुपा बैठा है। और हाँ, मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि डेजर्ट में रेबल फोर्स अपनी ताकत बढ़ा रही है। ये सुनते ही एम्परर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में बोला कि पक्का ये वही बेवकूफ और ढीठ लोग होंगे। जाओ और उन रेबल आर्मी वालों की पूरी कुंडली निकाल कर लाओ मेरे लिए। तुरंत ही हायोन वू के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया और क्वेस्ट जारी हो गया। हायोन वू ने अपना माथा पीट लिया। मतलब साला, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी गले पड़ जाती है। उसने मजबूरी में क्वेस्ट एक्सेप्ट किया और मन में गालियां बकते हुए सोचा, मैं जितनी जल्दी हो सके पता लगाऊंगा।
साला, ये एम्परर बिना इतना खौफनाक प्रेशर छोड़े बात नहीं कर सकता क्या? मतलब बंदा सांस भी न ले पाए ठीक से। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है तपते हुए रेगिस्तान में। ये वही डेजर्ट है जो रीना के फर्स्ट मेन सिनारियो क्वेस्ट के जरिए अनलॉक हुआ था। ये वही जगह है जहां हायोन वू ने मेन सिनारियो क्वेस्ट शुरू किया था। क्योंकि अपना भाई पहले मेलीगोद था तो उसे इस जगह का चप्पा चप्पा पता है। तभी सामने एक डेजर्ट स्कॉर्पियन आया, लेकिन हायोन वू की शक्ल देखकर वो बेचारा भी एक पल के लिए डर के मारे पीछे हट गया। मौके का फायदा उठाते हुए तांगाई ने तुरंत उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक जड़ दी। बिजली का झटका लगते ही स्कॉर्पियन हिल गया और पीछे से हायोन वू ने आकर अपना फिनिशिंग मूव मारा। हायोन वू ने बड़े स्टाइल में तांगाई की तरफ देखा और चौड़ में पूछा, क्यों बे, एक्सपीरियंस पॉइंट्स को लेकर अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? तांगाई भी पूरा जोश में आ गया और बोला, अब मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है स्टिंकी मास्टर। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। हायोन वू ने चारों तरफ देखा और चिंता में पड़ गया। भाई, रीफा सिटी में कोई टेलीपोर्ट गेट तो है नहीं, तो मतलब हमें इस पूरे विशाल रेगिस्तान को पैदल चलकर ही पार करना पड़ेगा। लंका लग गई भाई, तांगाई ने खींचते हुए पूछा। वैसे वो आदमी है कहाँ स्टिंकी मास्टर? हायोन वू ने दूर इशारा करते हुए तुक्का मारा और बोला, शायद वहां उस रीफा सिटी में कहीं होगा। तांगाई भड़क गया, क्या बोला? शायद? मतलब तुम्हें पक्का पता भी नहीं है और मुझे यहां धूप में भगा रहे हो? हायोन वू ने जबरदस्ती की स्माइल दी और उसे तसल्ली देते हुए बोला, अरे ज्यादा टेंशन मत ले तांगाई, तेरा मास्टर पैदाइशी लकी है। तभी उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। हायोन वू ने गौर से देखा और बोला, लगता है वो बंदा खुद ही रास्ता ढूंढते हुए यहां आ गया है। अगले ही पल उस बंदे का चेहरा देखते ही हायोन वू के तोते उड़ गए। सीन बदलता है और हम देखते हैं रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक बड़े से फोर्ट्रेस को। यहां पर ऑन्द्रे खड़ा था और हायोन वू को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो हैरानी से बोला, ये तो पक्का हिज मैजेस्टी की तरफ से है। वो खुशी से चिल्लाया, मैं तो पेट्रोल पर निकला था और तुम मिल गए। क्या किस्मत है भाई, मुझे तुम्हें हिज मैजेस्टी के भेजे हुए आदमी के लायक कोई तगड़ा रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही हायोन वू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। साला दिल गार्डन गार्डन हो गया। मन में लड्डू फूटे कि भाई अब तो कुछ धांसू मिलने वाला है। ऑन्द्रे ने एक किताब निकाली और हायोन वू को थमा दी। ये है हाफ मून / स्किल बुक। हायोन वू ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगा, ये वो टेक्निक है जिससे मैं पास और दूर दोनों जगह से दुश्मनों की बैंड बजा सकता हूं। मुझे एक अटैक स्किल की कमी खल रही थी। अब अगर इसे सही से यूज किया तो मेरी हंटिंग स्पीड तो डबल हो जाएगी। फिर उसने अपनी फटी हुई हंसी को कंट्रोल किया और थोड़ा सीरियस होने का नाटक करते हुए गला साफ किया। उसने आंद्रे से बड़े प्यार से पूछा, वैसे सर आंद्रे, आपको रेबल आर्मी के बारे में कुछ पता है क्या? ये सुनते ही आंद्रे चौंक गया। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? हायोन वू ने फेंका, देखो मैं यहाँ एम्परर का टोकन देने आया था, लेकिन मुझे रेबल आर्मी की जासूसी करने का भी ऑर्डर मिला है। आंद्रे समझ गया और बोला, लगता है हिज मैजेस्टी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। उसने तुरंत एक मैप निकालकर हायोन वू को दिया और बोला, ये लो, ये मैप मैंने रेगिस्तान की जांच करते वक्त बनाया था। मुझे इन 3 जगहों पर शक है। मैप खोलते ही हायोन वू हैरान रह गया, क्योंकि उसमें रीफा सिटी पर भी निशान लगा था। आंद्रे ने कन्फर्म किया, हाँ, मुझे लगता है कि रीफा सिटी के अंदर उनके साथी मौजूद हैं, वरना वो इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाईज चुपके से इधर उधर नहीं कर पाते। आंद्रे ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, मुझे आशा है कि तुम ये रेबल स्काउटिंग मिशन सुरक्षित पूरा कर लोगे। हायोन वू ने भी हीरो वाली स्टाइल में कहा, बस आप मुझ पर छोड़ दो। आंद्रे के मैप पर 3 जगह मार्क्ड थीं, रीफा सिटी, टोमा ट्राइब और लेक ब्रायन। इन तीनों में से सबसे आसान शिकार टोमा ट्राइब थी। ये एक लेवल 90 हंटिंग ग्राउंड था, जहां ज्यादातर डेजर्ट स्कॉर्पियंस और डेजर्ट गॉब्लिन्स भरे पड़े थे। हायोन वू चलते चलते अपना पुराना मेलीगॉड वाला दिमाग चलाने लगा। उसे याद आया कि टोमा ट्राइब के पास एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ उसे पता है। यही इस मिशन की चाबी बनेगी। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि टंगाई एक पहाड़ी के किनारे लेटा हुआ है। उसने आलस में पूछा, स्टिंकी मास्टर, तुम यहां खड़े होकर क्या मुजरा देख रहे हो? हायोन वू ने एक रहस्यमयी स्माइल दी और पूछा, तांगाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तांगाई सकपका गया और बोला, हैं? क्या बकवास कर रहे हो? इससे पहले कि तांगाई कुछ समझ पाता, हायोन वू ने पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। तांगाई की तो फटके हाथ में आ गई। वो चीखा, अबे ओ पागल स्टिंकी मास्टर, ये क्या कर रहा है? हायोन वू हवा में गिरते हुए भी चौड़ में सोच रहा था कि अगर मैंने ये मिशन पूरा कर लिया तो मैं मेन सिनारियो करने वाले बाकी प्लेयर्स से बहुत आगे निकल जाऊंगा। पता नहीं अगला रिवॉर्ड क्या होगा। और बस धड़ाम, दोनों के दोनों सीधे एक विशाल कैक्टस के ऊपर गिरे। दोनों दर्द के मारे चिल्ला उठे। भाई पिछवाड़ा लाल हो गया होगा कांटों से।
पिछले 2 सालों में अनगिनत प्लेयर्स इस रेगिस्तान से गुजरे थे, लेकिन किसी का भी दिमाग इतना नहीं चला कि वो उस डंजन को ढूंढ पाए जिसे हायन वू ने अपने मेलीगॉड दिनों में खोजा था। इसकी वजह ये थी कि ये डंजन बहुत शातिर जगह पर छुपा था। हियोन वू ने उम्मीद के साथ एक कैक्टस की तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाया, ठीक है, इस बार पक्का यही होगा। वो पागलों की तरह पूरी ताकत से आगे भागा, चलो फोड़ते हैं। टांगाई ने उसे रोकने की कोशिश की, अबे रुक जा भाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हायोन वू सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा, मतलब कैक्टस से टकराकर भाई का थोबड़ा पिचक गया। टांगाई ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और बोला, स्टिंकी मास्टर, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या? अचानक कैक्टस में टक्कर क्यों मार रहे हो? हायोन वू ने गुस्से में समझाया, अबे गधे, डंजन इनमें से किसी एक कैक्टस के अंदर है। टांगाई ने साफ मना कर दिया, मुझसे झूठ मत बोलो। अभी 5 मिनट पहले तुम एक शाही पॉर्क्यूपाइन की तरह कांटों से भरे हुए थे। मेरा स्टिंकी मास्टर पक्का पागल हो गया है। इससे पहले कि टांगाई अपनी बकवास जारी रखता, हियोन वू ने उसका सिर पकड़ा और नीचे दबा दिया। उसे याद आया, अरे हाँ, एक और तरीका भी तो है जो मैं भूल गया था। और भाई ने आव देखा ना ताव, टांगाई को उठाया और पूरी जान लगाकर कैक्टस की तरफ फेंक दिया। बेचारा टांगाई हवा में उड़ते हुए गालियां दे रहा था, तू पागल है स्टिंकी मास्टर। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, टांगाई उस कांटों वाली दीवार के आर पार चला गया। हियोन वू ने खुश होकर चिल्लाया, बुलसाए, निशाना सही लगा। बिना एक पल बर्बाद किए वो भी उस डंजन में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर हायोन वू हैरान रह गया। वो बड़बड़ाया, बहुत समय हो गया है, इसलिए मुझे साफ साफ याद नहीं था, लेकिन आखिरकार मैं पहुंच ही गया। रेगिस्तान के अंदर छुपा एक और रेगिस्तान। वहां कोने में टांगाई मुंह फुलाकर बैठा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, कहता है मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे उठाकर कैक्टस में फेंक दिया। कैसा घटिया स्टिंकी मास्टर है। हायोन वू ने जल्दी से उसे मस्का लगाया, अरे सॉरी ना टांगाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब रोना बंद कर भाई। लेकिन टांगाई ने नखरे दिखाते हुए मुंह फेर लिया, मुझसे बात मत करो स्टिंकी मास्टर। तभी हायोन वू एकदम से जम गया। उसकी नजर सामने पड़ी और वो डाउट में आ गया। हायोन वू अपना दिमाग दौड़ा रहा था। उसे याद आया कि जिस इकलौते प्रजाति के मॉन्स्टर से ये मैच करता है वो वही बॉस है जिसे मैंने हाल ही में टपकाया था। वो जंगल का राजा कोमोडो ड्रैगन। हायोन वू ने उस छिपकली को ऊपर से नीचे तक ताड़ा और सोचा, वो कोमोडो ड्रैगन तो कम से कम 20 मीटर का लंबा चौड़ा सांड था, लेकिन ये वाला तो मुश्किल से 5 मीटर का है। मतलब कहाँ वो बाहुबली और कहाँ ये राजपाल यादव। खैर, मामला तो पिछला वाला ही लग रहा है। चलो पहले 2-4 हाथ आजमा कर देखते हैं। हायोन वू बिना सोचे समझे सीधे बैल की तरह उस पर टूट पड़ा और खटाक से तलवार चलाई। लेकिन हाय रे किस्मत, उसकी तलवार उस मॉन्स्टर की खाल पर ऐसे फिसली जैसे मक्खन पर चाकू। आर्मर को खरोंच तक नहीं आई। हायोन वू हैरान रह गया, अबे ये तो बहुत सख्त लौंडा निकला। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, भाई इसका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड देखकर लग रहा है कि ये कम से कम लेवल 100 का तो होगा ही। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत सही जगह नहीं लगाई तो इसकी खाल उधेड़ना तो दूर, मैं इसे गुदगुदी भी नहीं कर पाऊंगा। अब और कोई चारा न देखकर हायोन वू ने अपनी बेइज्जती साइड में रखी और आवाज लगाई, ओ टांगाई। लेकिन टांगाई तो अपनी अलग ही दुनिया में था। उसने मुंह फेर लिया और नखरे दिखाते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, जाओ यहां से। हायोन वू ने तुरंत अपना व्यापारी दिमाग चलाया और बोला, सुन भाई, अगर मदद करेगा तो तुझे 4 घंटे तक वो वुडन हॉर्स, लकड़ी के घोड़े की सवारी करने दूंगा। ये सुनते ही टांगाई का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो लालची बिल्ली की तरह खुश होकर बोला, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं,